हेलो एवरीवन, मैं शिवम वेलकम करता हूं आपका अपने चैनल लर्न विद शिवी पर। पिछले वीडियो में आपने देखा था करंट इलेक्ट्रिसिटी के इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट का पार्ट 1। आज देखेंगे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट का पार्ट 2। आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आपने इस चैप्टर में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा होगा, जिस टॉपिक का नाम है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है कि रेशियो ऑफ V एंड I रिमेन्स कांस्टेंट एट कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन। एट कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन मतलब अगर आप एक ग्राफ बनाते हो I और B का, तो ये हमेशा कैसा रहेगा? स्ट्रेट लाइन रहेगा। किसके लिए? ऐसे कंडक्टर के लिए जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, और उनको कौन सा कंडक्टर बोलते हैं? ओमिक कंडक्टर। उनको कौन सा कंडक्टर बोलते हैं? ओमिक कंडक्टर। ठीक। अब एक बात, जब आप ग्राफ बना रहे हैं तो एक बात ध्यान रखिएगा, ग्राफ के लिए एक बात ध्यान रखिएगा कि हायर द एंगल ऑफ स्लोप, higher the angle of slope, higher the angle of slope with I axis means current axis, higher will be resistance. Higher will be resistance. Higher will be resistance. ठीक है। कोई भी आप ग्राफ बना रहे हो, आप BI ग्राफ बना रहे हो या आप IB ग्राफ बना रहे हो, अगर करंट के एक्सिस के साथ एंगल ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस क्या होगा? ज़्यादा होगा। लेकिन अगर वोल्टेज वाले एक्सिस के साथ एंगल ज़्यादा है तब रेजिस्टेंस ज़्यादा नहीं होगा। जैसे, ठीक है। और आपको पता है फॉर मेटल वायर हायर द रेजिस्टेंस, हायर विल बी द टेम्परेचर। हायर विल बी द टेम्परेचर। ये बात आप ध्यान रखें कि I एक्सिस के साथ अगर एंगल स्लोप का ज़्यादा बन रहा है तो रेजिस्टेंस हाई होगा, लेकिन अगर B एक्सिस के साथ बन रहा है तो रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। जैसे देखिए, मैं कुछ ग्राफ्स के हेल्प से आपको बना के दिखाता हूँ। जैसे एक ग्राफ बना हुआ है I और B का, और दो स्लोप खींचे गए हैं। एक ये खींचा गया है, एक ये खींचा गया है। ये 1 कह रहा है, ये 2 कह रहा है। ठीक। तो देखिए 1 का जो I से एंगल बन रहा है वो कम बन रहा है, 2 का ज़्यादा बन रहा है। यानी यहाँ क्या होगा? R2 जो होगा वो ग्रेटर होगा किससे? R1 से। ये मेटल वायर है। तो सिमिलरली T2 क्या होगा? ग्रेटर होगा T1 से। ठीक। लेकिन अगर यही ग्राफ ऐसे बना होता, ये B, ये I, और स्लोप ऐसे खींचा होता, ठीक, और ये 1 और ये 2 होता,
तो अब आप देखिए, अब आप जो इंक्लिनेशन बना है, इंक्लिनेशन का अब आप देखिए इंक्लिनेशन बी वाले से ज़्यादा है, किसका, 2 का, यानी आई से कम होगा, तो यहाँ क्या होगा, R1 ग्रेटर देन R2, सिमिलरली T1 ग्रेटर देन T2, सिमिलरली T1 ग्रेटर देन T2। ठीक, और देखिए फिर एक ग्राफ प्लॉट है B और I का। आपसे कह रहा है ये A है, ये B है, ये A है, ये B है, और इसमें आपसे कह रहा है कि रेडियस सेम है, मटेरियल सेम है, लेकिन जो L1 है वो ग्रेटर है L2 से, L1 और ग्रेटर है, L1 ग्रेटर है L2 से, तो आइडेंटिफाई करिए, आइडेंटिफाई देम। तो अब आप देखिए A से जो एंगल बनना है वो कम बनना है, B से ज़्यादा बनना है, तो क्या मैं यहाँ कह सकता हूँ कि RB ग्रेटर देन RA? अच्छा, तो क्या मैं कह सकता हूँ रो LB अपॉन A ग्रेटर देन रो LA अपॉन A? तो यहाँ से ये कैंसल आउट हुआ, तो क्या मैं कह सकता हूँ LB ग्रेटर देन LA? और क्वेश्चन कह रहा है L1 ग्रेटर देन L2, यानी LB ही क्या है, L1 है, और LA क्या है, L2 है। ठीक है, ये क्या है आपका, LB क्या है, L1 है, और LA क्या है आपका, L2 है। चलिए ठीक, आगे देखिए, फिर एक ग्राफ दिया हुआ है, ये B और ये I, ये आपका X और ये आपका Y खींचा हुआ है। आपसे कह रहा है कि बताइए विच ऑफ देम हैज़ ग्रेटर रो, रेजिस्टिविटी किसकी ज़्यादा है। अब आप देखिए B से X वाला एंगल ज़्यादा बना रहा है, इसका मतलब I से कम का बनाएगा, B से Y वाला एंगल कम का बना रहा है, इसका मतलब I से ज़्यादा का बनाएगा। तो क्या मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि आर वाई ग्रेटर देन किससे है, आर एक्स से, तो ये क्या होगा, रो है, और सबकी लेंथ सेम है, लेंथ सेम है, एरिया सेम है, तो रो वाई एल बाई ए ग्रेटर देन रो एक्स एल बाई ए, यहाँ से सब कट गया, तो रो वाई क्या होगा, ग्रेटर होगा किससे, रो एक्स से, रो वाई ग्रेटर होगा किससे, रो एक्स से। ठीक है, चलिए अगला देखिए, एक ग्राफ बना हुआ है I वर्सेस V, ग्राफ बना हुआ है I वर्सेस V और खींचा हुआ है ऐसे X Y और Z। आपसे पूछ रहा है कि बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट, which of the following represent series combination, which of the following represent series combination, which of following represent series combination। ठीक है, तो आप देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन, आपको पता है सीरीज कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टेंस होता है वो ज़्यादा होता है, तो I के साथ आप देखिए ये Z इंक्लिनेशन बना रहा है, Y भी इंक्लिनेशन बना रहा है, सिमिलरली X भी इंक्लिनेशन बना रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंक्लिनेशन कौन बना रहा है, X बना रहा है। इसका मतलब क्या कहेंगे कि X इज रिप्रेजेंटिंग सीरीज कॉम्बिनेशन। अच्छा, आपसे पूछे बताइए आर वाई ज़्यादा होगा, वाई ज़्यादा होगा या जेड ज़्यादा होगा, तो क्या आप कहेंगे कि आर वाई शुड बी ग्रेटर देन आर जेड, आर वाई शुड बी ग्रेटर देन आर जेड। ठीक, फिर दो ग्राफ बना हुआ है, ध्यान से देखिएगा, दो ग्राफ बना हुआ है,
I वर्सेस V एंड B वर्सेस I वर्सेस B एंड B वर्सेस I। एक ये खींचा गया है, कह रहा है ये पैरेलल है, ये कह रहा है सीरीज है। सिमिलरली ये कह रहा है सीरीज है, ये कह रहा है पैरेलल है। अब आपसे पूछ रहा है बताइए कौन सा कह रहा है सही है। तो आप देखिए, आपको पता है सीरीज में रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है, तो यहाँ से देखिए I से इंक्लिनेशन इसका ज़्यादा है, पैरेलल का कम है, यानी ये सही है। सीरीज में इंक्लिनेशन I से ज़्यादा होना चाहिए, ये देखिए ज़्यादा है, B से कम है, तो यानी ये भी क्या हो गया, ये भी सही है। ठीक, ये बात को आप ध्यान रखिएगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सबका ग्राफ B और I का स्ट्रेट लाइन ही बने, ये सिर्फ मेटेलिक कंडक्टर के लिए बनता है। जैसे आप सेमीकंडक्टर में जाएंगे, जैसे आप डायोड की तरफ जाएंगे, ये सारे ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, ये सारे ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे। और भी बातें देखिए। ये एक कंडक्टर है, इसमें पार्टीशन हुआ है, इसका रेजिस्टेंस R1, रेजिस्टिविटी ρ1, एरिया A1, रेजिस्टेंस R2, रेजिस्टिविटी ρ2, एरिया A2। आपसे कह रहा है इसका बताइए R इफेक्टिव कितना होगा, तो आपने कहा R इफेक्टिव निकाल सकते हैं, कितना होगा, R1 प्लस R2 होगा। अच्छा, R इफेक्टिव क्या होगा, आपने कहा वो होगा रो इफेक्टिव L1 प्लस L2 अपॉन A, L1 प्लस L2 अपॉन A। ठीक है, एरिया तो सबका सेम ही होगा यहाँ। R1 क्या होगा, ρ1 L1 बाई A प्लस ρ2 L2 बाई A। अगर यहाँ से कॉमन ले लिया जाए तो रो इफेक्टिव कितना आ जाएगा आपका, ρ1 L1 प्लस ρ2 L2 अपॉन L1 प्लस L2। तो ये ध्यान रखिएगा किसका फॉर्मूला है, ये रो इफेक्टिव का फॉर्मूला है। किसका, रो इफेक्टिव। ऐसे ही अगर आपको कोई पैरेलल कॉम्बिनेशन में दे दे, ठीक है, ऐसे दे दे। ठीक है, एरिया A1 A2, लेंथ सेम L, रेजिस्टिविटी ρ1 ρ2। अब आपसे कहे कि यहाँ बताइए रो इफेक्टिव क्या होगा, तो पहले तो देखते हैं R इफेक्टिव क्या होगा। R इफेक्टिव होगा आपका R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, अगर इसका रेजिस्टेंस R1 और इसका रेजिस्टेंस R2 है। अच्छा, R इफेक्टिव होगा क्या, तो अपने का वो होगा A1 प्लस A2 अपॉन रो इफेक्टिव इज इक्वल टू, ये आपका होगा A1 के जगह कितना लिख सकते हैं आप, R1। ठीक है, R क्या होता है, रो L बाई A, यानी इसके जगह क्या लिख सकते हैं आप, ठीक है, ρ1 L1 अपॉन A1 इंटू ρ2 L2 अपॉन A2। नीचे कितना आएगा, ρ1 L1 अपॉन A1 प्लस ρ2 L2 अपॉन A2। ठीक, तो अब देखिए अगर मैं इसको इधर रफ कर दूं, तो यहाँ से इसको पलट लीजिए आप, तो रो इफेक्टिव अपॉन A1 प्लस A2 इज इक्वल टू, इधर पलट लेते हैं तो आपको पता है एलसीएम क्या आएगा, ये पलट जाएगा ऐसे, ρ1 L1 अपॉन A1 प्लस ρ2 L2 अपॉन A2 अपॉन ρ1 L1 अपॉन A1 इंटू ρ2 L2 अपॉन A2। ठीक है,
तो अब आप देखिएगा यहाँ एलसीएम ले लिया जाएगा, तो रो इफेक्टिव इज इक्वल टू A1 प्लस A2 यहाँ आ गया, यहाँ एलसीएम आया आपका A1 A2, तो आपको पता ये हो गया रो 1 L1 A2 प्लस रो 2 L2 A1, नीचे आएगा आपका रो 1 रो 2 L1 L2 अपॉन A1 A2, तो इससे ये ख़त्म हो गया। ठीक है, ठीक। अब देखिए अगर आप रेजिस्टेंस को सेम ले लें, सॉरी लेंथ को अगर आप सेम ले लें, वैसे तो लेंथ यहाँ सेम ही था, सब जगह यहाँ लेंथ सेम ही था, तो लिख देते हैं यहाँ। ठीक है, L1 इज इक्वल टू L2 इज इक्वल टू L, तो रो इफेक्टिव इज इक्वल टू A1 प्लस A2, यह आपका आ जाएगा कितना, L बाहर ले लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा आपका रो 1 A2 प्लस रो 2 A1, नीचे से क्या बाहर ले लें, नीचे से L स्क्वायर का टर्म आ रहा है, नीचे से L स्क्वायर का टर्म आ रहा है, तो एक L बाहर ले लेते हैं, तो इससे ये कट जाएगा। ठीक, अच्छा ठीक है, तो यहाँ मैं डायरेक्ट रो इफेक्टिव का फॉर्मूला लिख देता हूँ कि रो इफेक्टिव कितना आएगा यहाँ से आपका, यह आपका आएगा A1 प्लस A2 अपॉन A1 बाई रो 1 प्लस A2 बाई रो 2, यह आपका डायरेक्ट आ जाएगा। आप क्या करें, इसको नीचे ले लें, नीचे लेने के बाद इस L के प्लेस पे वैल्यू पुट कर दें, फिर चीज़ें अपने आप ही आपकी ठीक हो जाएंगी। ठीक, तो ये फॉर्मूला कब होता है, ये फॉर्मूला होता है जब आपका कंडक्टर किस में अरेंज रहें, पैरेलल में अरेंज रहें, तो ये रो इफेक्टिव का फॉर्मूला होता है। ठीक, अब आप कुछ बातें, एक लास्ट बात आप ध्यान देंगे। ठीक है, एक लास्ट बात आप ध्यान देंगे, और वो बात क्या होगी, वो बात होगी, अगला कॉन्सेप्ट देखेंगे, वो आपका होगा अनबैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज, अनबैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। ठीक है, जैसे एक्स वाई ठीक, ये टर्मिनल पोटेंशियल है BT, ये आपका P Q R S। ठीक है, ये पॉइंट A और B। ठीक, ये G है और ये G ओम इसका रेजिस्टेंस मान लिया। अब आपको पता है अगर इफ़ P बाई Q इज इक्वल टू R बाई S, तो इसको क्या बोलते हैं, बैलेंस कंडीशन बोलते हैं। लेकिन अगर P बाई Q डज नॉट इक्वल टू R बाई S, तो ये क्या होगा, ये होगा आपका अनबैलेंस्ड।
इसका मतलब तब जो Bx होगा वो क्या होगा, डज नॉट इक्वल टू By होगा। इसका मतलब गैल्वेनोमीटर में क्या होगा, करंट फ्लो होगा। गैल्वेनोमीटर में क्या होगा, करंट फ्लो होगा। तो इसके लिए कंडीशंस बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा कि अगर P/Q ये छोटा है R/S से, इसका मतलब क्या है, P/Q ये छोटा है R/X से, इसका क्या मतलब है कि Bx शुड बी ग्रेटर देन By, Bx शुड बी ग्रेटर देन By। इसका मतलब करंट फ्लोज फ्रॉम X टू Y, करंट फ्लोज फ्रॉम X टू Y। सेकेंड कंडीशन बनाते हैं इसी में, अगर P/Q ग्रेटर है R/S से, इसका क्या मतलब है कि By ग्रेटर है Bx से। इसका मतलब करंट फ्लोज फ्रॉम Y टू X, करंट फ्लोज फ्रॉम Y टू X। और आपसे कोई पूछ ले कि फाइंड Bx माइनस By, Bx माइनस By पता करिए, तो कैसे पता करेंगे, फॉर्मूला में डायरेक्ट लिख देता हूँ। क्या होगा फॉर्मूला, RQ माइनस PS अपॉन P प्लस Q इंटू R प्लस S और साथ में टर्मिनल पोटेंशियल BT, साथ में टर्मिनल पोटेंशियल क्या होगा, BT होगा। ठीक। और कोई अगर आपसे पूछ ले कि इनके बीच क्या बताइए, इनके बीच बताइए रेजिस्टेंस कितना होगा, RAB कितना होगा, RAB कितना होगा, तो RAB के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा जाता है, क्या होगा, PQ ब्रैकेट में R प्लस S प्लस PQ ब्रैकेट में R प्लस S प्लस RS ब्रैकेट में P प्लस Q। क्योंकि अब इसमें भी करंट आ रहा है, अब करंट इसमें भी आ रहा है, ठीक है, यानी आप किरचॉफ का लॉ लगाएंगे। डायरेक्ट मैं यहाँ लिख देता हूँ, प्लस क्या होगा, प्लस G ब्रैकेट में P प्लस Q इंटू R प्लस S, G ब्रैकेट में P प्लस Q इंटू R प्लस S अपॉन G ब्रैकेट में P प्लस Q प्लस R प्लस S और प्लस क्या होगा, ये आपका P प्लस R इंटू Q प्लस S, P प्लस R इंटू Q प्लस X। ये फॉर्मूला किसका है, ये फॉर्मूला है आपका किसका, रेजिस्टेंस, ये फॉर्मूला है आपका रेजिस्टेंस का। ठीक। और एक आखिरी बात, ठीक है, अगर सर्किट रिपीटेड है और इनफाइनाइट रेजिस्टेंस लगे हैं, मीन्स इनफाइनाइट लैडर है, जैसे ये इनफाइनाइट तक लगा हुआ है आपका, और ये है आपका R1, R2, R3, R1, R2, R3, R1, R2, R3। ठीक है, ये इतनी चीज़ें दिखी गई हैं और आपसे कह रहे हैं फाइंड R इक्विवेलेंट, फाइंड R इक्विवेलेंट। ठीक है, तो आपको पता है ना कि यहाँ से ये रिपीट कर रही है, इसके बाद को x मान लेते हैं, कुछ ऐसा। ठीक है, आप वैसे इसको करना जानते होंगे, लेकिन मैं डायरेक्ट फॉर्मूला इसके लिए लिख देता हूँ। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, तो x इज इक्वल टू होगा x, या आप कह दो R इक्विवेलेंट होगा, सामने सामने के सम को ऐड कर लेंगे, यानी ये आपका ऐड कर लेंगे, ये होगा आपका R1 प्लस R3 प्लस माइनस। ठीक है, ये आपका माइनस भी लिखा है ऐसे ऐसे, फिर इसी का स्क्वायर -4 ऐसे होता है आपका, प्लस हो जाएगा और होगा R2 R1 प्लस R3
ठीक, और नीचे आपका क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला आप पढ़ सकते हैं किसके लिए, ये डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा है किसके लिए, ये आपका फॉर्मूला लिखा है किसके लिए, डायरेक्ट फॉर्मूला ये लिखा हुआ है आपका आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए। पहले क्या लिखेंगे, यही आमने सामने वाला R1 प्लस R3, यही है बी स्क्वायर, फिर यही है आपका, ठीक है, यही यहाँ भी लिखेंगे, मीन्स ये आपका हो गया बी स्क्वायर, और यही आपका यहाँ भी लिखेंगे 4, फिर ये b और ये आपका R2, मीन्स जो बचा, यानी यहाँ सारे टर्म कॉमन रहेंगे आपके। ठीक है, सारे टर्म आपके क्या रहेंगे, यहाँ पे कॉमन रहेंगे। ठीक है, क्योंकि जब आप वो इक्वेशन बनाओगे ना क्वाड्रेटिक, जब आप क्वाड्रेटिक बनाओगे यहाँ पे, तो a की वैल्यू आपकी, इफ़ क्वाड्रेटिक, अगर आप क्वाड्रेटिक बनाओगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 1, b की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का R1 प्लस R3, और c की वैल्यू क्या आ जाएगी आपका, c की वैल्यू आ जाएगी आपका माइनस R2 ब्रैकेट में R1 प्लस R3। ठीक है, तो यही उठा के मैंने पुट कर दिया है, लेकिन ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।